सो फ्यूचर्स, आज हम देखेंगे कि किसी स्टॉक को डायरेक्टली कैश में या स्पॉट में ट्रेड करना और उसी स्टॉक के फ्यूचर्स को ट्रेड करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम देखेंगे कि फ्यूचर्स के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स है। हम देखेंगे कि फ्यूचर्स को कब ट्रेड करना चाहिए और कब आपने फ्यूचर्स को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये सब कुछ देखने के बाद भी फ्यूचर्स को ट्रेड करना ही है तो हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर्स को एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कैसी लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट्स क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें। और ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो एज यूजुअल मैक्सिमम लर्निंग के लिए वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। कीप वॉचिंग। ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। फ्यूचर्स पे ये हमारा फ्यूचर्स के बेसिक्स पे ये हमारा तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है। और इसमें फ्यूचर्स के जितने भी बचे हुए पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आई नो मैंने कहा था कि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स रहेंगे, लेकिन डिटेल्स इतने थे कि हमको 3 पार्ट करने पड़े। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाए या फिर मिस हो जाए। लेकिन हाँ, ये तीनों पार्ट देखने के बाद फ्यूचर्स के बारे में आपको जो भी पता होना चाहिए ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जितने भी सवाल फ्यूचर्स के बारे में आपके दिमाग में है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आई सिंसियरली होप दैट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी स्टॉक को कैश सेगमेंट में या फिर स्पॉट में ट्रेड करने में या फिर उसी स्टॉक को फ्यूचर्स में ट्रेड करने में क्या डिफरेंस है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, कैश में ट्रेड करते हो तो क्या फ़ायदा है, और अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो क्या फ़ायदा है, एज वेल एज क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है। ये दोनों चीज़ें पता करने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको किसी ट्रेड में एंट्री लेनी है तो आप फ्यूचर्स में लोगे या फिर कैश में या स्पॉट में लोगे। ओके, तो वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट फ्यूचर्स में ट्रेड करने का वो है कि जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। आपको मार्जिन मिलता है ब्रोकर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस की बात करते हैं, अगेन हम सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो चार्ट आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये रिलायंस का स्पॉट का चार्ट है, कैश का चार्ट है। अगर यहाँ पे मैं जाके बाई करने की कोशिश करता हूँ, कितनी क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, तो वो 500 क्वांटिटी बाई करने के लिए मुझे कितना मार्जिन लगेगा, मुझे नियर अबाउट 6,52,000 रुपये, 6,52,000 रुपीज़, इतना मार्जिन लग रहा है, राइट। और यही अगर मैं जाके रिलायंस का फ्यूचर देखता हूँ, चलो फ्यूचर्स देखते हैं। सो ये है रिलायंस का फ्यूचर जनवरी का। अगर मैं ये बाय करता हूँ तो इसके लिए मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, ये देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो मार्जिन लगता है 1,30,000 रुपये के आसपास, 1,28,000 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे होता ये है कि मार्जिन लेवरेज की वजह से, मार्जिन की वजह से, और स्पेशली अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में किसी स्टॉक को खरीदना है तो फिर अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हो तो आप बहुत कम कैपिटल में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो। सो अगर मैं रिलायंस पे बुलिश हूँ और मुझे एक बड़ी क्वांटिटी में रिलायंस को ट्रेड करना है, ओके, तो उस कंडीशन में मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं स्पॉट में जाके शेयर्स खरीदने की जगह पे जाके रिलायंस का एक फ्यूचर खरीद लूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे बहुत कम कैपिटल में उतनी क्वांटिटी मिल जाएगी, उतनी बड़ी क्वांटिटी मिल जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्यूचर्स का। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब ट्रेडिंग कॉस्ट की बात आती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल चलो पहले अगेन स्पॉट का चार्ट देखते हैं। तो स्पॉट के चार्ट में अगेन ये स्पॉट का चार्ट है और यहाँ पे अगर मैं 500 रुपये 500 शेयर्स खरीदने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो अमाउंट लगना है वो तो लगना ही है। साथ में अगर आप ये प्राइस ब्रेकअप देखोगे, ओके, तो प्राइस ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे कितना अमाउंट लग रहा है जस्ट एज चार्जेस। और इसमें कौन से चार्जेस है, ब्रोकरेज, उसके बाद आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वो ऑलमोस्ट 650 रुपये लग रहा है। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जीएसटी, सभी के चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब कुछ मिला के नियर अबाउट मुझे 800 रुपये लग रहा है। अगर मैं एक एक्सेल शीट में ये हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेल शीट में भी डाल देता हूँ, ओके, स्पॉट में बाय करने के लिए मुझे कितना लग रहा है, नियर अबाउट 800 रुपये, राइट। और यही सेल करने के लिए कितना लगेगा। सो अगर इसको मैं चेंज करता हूँ फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग, सेम क्वांटिटी, तो सेल करने के लिए प्राइस ब्रेकअप अगेन मुझे 700 रुपये लग रहा है सेल करने के लिए। सो ये हो गए 700 रुपीज़। और इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल हुआ नियर अबाउट रफली 1500 रुपये मुझे सिर्फ वो पूरे ट्रेड के लिए लगेंगे अगर मैं 500 शेयर्स खरीदता हूँ स्पॉट में। बाय करने के लिए 800 रुपये और सेल करने के लिए 700 रुपये, जस्ट चार्जेस। और यही अगर आप फ्यूचर में देखोगे
ओके सो चलो यहाँ से बाहर निकल के रिलायंस का फ्यूचर खोलते हैं। ये रिलायंस का फ्यूचर है। ओके और अगर इसको मैं बाय करता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइस ब्रेकअप देखता हूँ तो मुझे कितना लग रहा है 55 रुपीज़, दैट्स इट, 56 रुपीज़ अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो। सो ये स्पॉट था और इसकी जगह पे अगर हम फ्यूचर देखेंगे तो बाय करने के लिए मुझे कितने लग रहे हैं 56 रुपीज़, और यही सेल करने के लिए कितने लगेंगे, चलो सेलिंग का भी देखते हैं। प्राइस ब्रेकअप सेल करने के लिए 172 रुपीज़, 173 रुपीज़, 173 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट ये कितना हुआ 1500 रुपये की जगह पे मुझे सिर्फ 230 रुपये लग रहे हैं, राइट। सो यहाँ फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और अगर आप वो फ्यूचर्स में करते हो तो आपको चार्जेस बहुत कम देने पड़ता है, और इसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड में से वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपका सेविंग देखो ना कितना हुआ, 1500 माइनस लेट से 230, 1270 रुपये तो आपको वैसे ही बच गए। ओके और अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे, ये अभी तो बहुत छोटा अमाउंट लगता है 1200 रुपये, लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे आपके महीने भर के या फिर साल भर के, तो ये छोटा छोटा अमाउंट मिल के ना एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो ऑटोमेटिकली आपका सेव होता है अगर आप स्पॉट की जगह पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। अगेन अभी ये डिसाइड मत करो कि आप स्पॉट छोड़ के फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एडवांटेज है जो मैंने बताया। अभी हमको ड्रॉबैक्स भी देखने हैं। सो सबसे पहले तो एडवांटेजेस, एक कम कैपिटल में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड की जा सकती है, और दूसरा ट्रेडिंग चार्जेस या फिर जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बहुत कम लगता है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप फ्यूचर्स में कर सकते हो लेकिन स्पॉट में या कैश में नहीं कर सकते, और वो है किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना, किसी भी स्टॉक पे बियरिश जाना, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस में स्टॉक्स को डायरेक्टली शॉर्ट करना अलाउड नहीं है। ओके आप इंट्राडे में कर सकते हो लेकिन वो पोजीशन आपको उसी दिन क्लोज करनी पड़ेगी बिफोर द ट्रेडिंग सेशन एंड्स। अगर आपको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अगर आपको शॉर्ट साइड पे स्विंग ट्रेड लेना है तो वो आप डायरेक्टली स्पॉट में या कैश में नहीं ले सकते, वो आपको लेना पड़ेगा या तो ऑप्शंस में या तो फ्यूचर्स में। सो ये एक चीज़ है, बियरिश जाना या फिर शॉर्ट करना किसी स्टॉक को, वो आप सिर्फ फ्यूचर्स में कर सकते हो, स्टॉक डायरेक्टली स्पॉट में नहीं कर सकते। सो ये तो हो गए कुछ फ़ायदे फ्यूचर्स में ट्रेड करने के, लेकिन इनके अलावा कुछ नुकसान भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो। फ़ायदों से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि नुकसान क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, तो चलो वो समझते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा नुकसान फ्यूचर में ट्रेड करने का वो ये है कि जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो रिस्क मैनेज ही नहीं कर सकते। फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए रिस्क मैनेज अगर आपको करना है, रिस्क मैनेज करके अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल लेके आना पड़ेगा, तभी आप सही से रिस्क मैनेज कर पाओगे। आइडियली होता यह है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप आपकी पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आपकी पोजीशन साइज डिसाइड होती है आपके आर मल्टीपल के बेसिस पे, राइट। सो अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल लेट से 1 लाख रुपए है, सो अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल लेट से 1 लाख रुपए है और हम आर मल्टीपल कितना यूज़ करते हैं, हम आर मल्टीपल यूज़ करते हैं 0.5%, राइट। तो ये आपका रिस्क कितना हुआ, रिस्क पर ट्रेड ये हुआ दिस इनटू दिस, तो ये हुआ 500 रुपये, राइट। और अगर आपको लेट से रिलायंस का आपका एंट्री है TRY, एंट्री है लेट से 1200 रुपये का, ओके और आपका स्टॉप लॉस कितने पे है, आपका स्टॉप लॉस लेट से 1150 पे है, ओके। तो आपके टोटल SL के पॉइंट्स कितने हैं, आपके SL के पॉइंट्स है, चलो फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, 1200 माइनस 1150 मतलब 50 पॉइंट का आपका SL है। तो यहाँ पे आपका रिस्क कितना हुआ, यहाँ पे आपका रिस्क है पर यूनिट यानी पर शेयर 50 रुपीज़। तो आपकी आइडियल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, आपकी पोजीशन साइज होनी चाहिए आपका रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय आपके SL के पॉइंट्स यानी 10। तो आप आइडियली रिलायंस के 10 शेयर्स ले सकते हो अगर आपका ये ट्रेड सेटअप है, राइट। लेकिन यही अगर आप फ्यूचर्स में देखोगे तो फ्यूचर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप फ्यूचर्स में 10 शेयर्स खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स में लॉट साइजेस होती है। रिलायंस की लॉट साइज कितनी है, रिलायंस की लॉट साइज है 500 शेयर्स, और जैसे ही आप रिलायंस का एक फ्यूचर जाके खरीदोगे, ये सेम ट्रेड स्पॉट में लेने की जगह पे अगर आप फ्यूचर्स में लोगे तो फिर आपका रिस्क कितना होगा,
फ्यूचर्स में रिस्क होगा 500 इंटू आपके एसएल के पॉइंट्स, मतलब 25,000 रुपये, राइट। सो जहाँ पे आपको सिर्फ कितना 500 रुपये का रिस्क लेना था, उसके जगह पे आपने कितना रिस्क, उसके जगह पे आप कितना रिस्क लोगे, आप 25,000 रुपये का रिस्क लोगे अगर आप वो सेम ट्रेड जाके फ्यूचर्स में लेते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, नुकसान है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, कि वहाँ पे जो लॉट साइज होती है ना, वो लॉट साइज आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्री फिक्स्ड है। तो आपकी पोजीशन साइज भी अकॉर्डिंग टू लॉट साइज चलते रहती है, आप पोजीशन साइज आपके रिस्क के हिसाब से मैनेज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे 500 रुपये की जगह पे आप ऑलमोस्ट कितना, मतलब इफ़ यू कैलकुलेट दिस डिवाइड बाय दिस, आप 50 टाइम ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। मतलब जितना आइडियली आपने 50 ट्रेड में लॉस करना चाहिए, उतना लॉस आप एक ट्रेड में कर रहे हो। और अगर ऐसे करते रहोगे तो कैपिटल इरोड होने में, या फिर आपका कैपिटल आधा होने में या पूरा गायब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। 2-3-4 ट्रेड्स अगर फ्यूचर्स के थोड़े उल्टे पड़ गए, लॉसेस अगर हो गए, जो बहुत इजी है होना, राइट। हमने उसके बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी हो सेटअप की, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेसी आपको पहले 4 या पहले 6 ट्रेड्स में ही मिले, हो सकता है वो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो। ऐसा अगर फ्यूचर्स में हुआ और आपका थोड़ा छोटा कैपिटल है, तो कब आपके अकाउंट में से 2-3-4 लाख रुपए गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए फ्यूचर्स में ट्रेड करने के वक्त ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्क कितनी ले सकते हो। फिर सेकंड बात आती है तो कि इतनी बड़ी रिस्क मैनेज कैसे करें। अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेट्स से आप आर मल्टीपल 0.5 की जगह पे अगर आप 1% भी कंसिडर करते हो, ओके, तो भी आपका कितना हुआ, आपका रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपये ही होता है और आपके रिस्क अभी भी 25,000 रुपये है। सो ये भी काम नहीं करेगा, राइट। लेट्स से आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप 5-7 साल से ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है सेटअप कैसे ढूंढते हैं, एंट्री कैसे लेनी है, आपको प्रिसाइज एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें आती है, मतलब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो सो टू से। तो आप मे बी 1% की जगह पे 2% आर मल्टीपल लेके भी जा सकते हो। तो अगर इसको मैं 2% करता हूँ आर मल्टीपल को 2%, तभी भी आपका रिस्क कितना हुआ पर ट्रेड 2,000 रुपये। अभी भी आप ऑलमोस्ट 12 टाइम ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, राइट। तो ये ट्रेड आप तभी ले पाओगे जब आपका ये जो ट्रेडिंग कैपिटल है ना, ये ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए की जगह पे अगर 10 लाख रुपए है, तो आपका रिस्क पर ट्रेड कितना हुआ 20,000 रुपये, ओके। अगर उसकी जगह पे ये 15 है, 15 लाख रुपए, तब आपका रिस्क पर ट्रेड हुआ कितना 30,000 रुपये। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 30,000 रुपये है, मतलब 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो जाके आप फ्यूचर्स में ये ट्रेड ले सकते हो, तब तक लेना ही नहीं चाहिए। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब तक आप 30 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालते तब तक फ्यूचर्स ट्रेड मत करो, हम आएंगे वहाँ पे, विल टॉक अबाउट दैट। अभी जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो लॉट साइजेस फिक्स्ड होने की वजह से पोजीशन साइज आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते, ओके। आपको पूरा का पूरा लॉट लेना पड़ता है और उसकी वजह से बहुत बार ये होगा कि वो जो रिस्क होगी फ्यूचर्स में उस ट्रेड में, वो रिस्क आपके अकाउंट के रिस्क साइज से बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर वो बहुत बड़ी हो गई तो आपने आइडियली वो पर्टिकुलर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ओके। लेट्स से नॉर्मली अगर मेरा एपिटाइट रिस्क के लिए, रिस्क पर ट्रेड मेरा 10,000 रुपये या 15,000 रुपये है, तो जाके मैं 20,000 रुपये तक का रिस्क एक बार ले भी लूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। सो 1 की जगह पे 1.5x 2x, दैट इज़ द मैक्स यू शुड गो, उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। सो आइडियली मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आपके पास 10 लाख रुपए एज ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, यहाँ पे देखो 1.25% रिस्क, 2x रिस्क, उतना तक ठीक है, 2x रिस्क तक ठीक है। जब तक आपके पास मिनिमम इतना अमाउंट नहीं है, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एटलीस्ट 10 लाख रुपए नहीं है टू ट्रेड विथ, तब तक आपने आइडियली फ्यूचर्स के बारे में ना नहीं सोचना चाहिए। अगेन रीज़न भी मैंने पहले ही बताया, 2-4 ट्रेड अगर उल्टे हो गए तो 50-50 हज़ार मिलके 4 ट्रेड में 2-3 लाख रुपए ना कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप सोचते बैठो कि अरे 5 लाख रुपए लेके बैठा था, अभी बैलेंस मेरा 2 ही लाख रुपए बचा है। एंड देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग द स्ट्रैटेजीज। फिर आप स्ट्रैटेजी को दोष दोगे, फिर आप मार्केट को दोष दोगे, फिर आप जो सिखा रहा है उसको गालियाँ दोगे, वो सारी चीज़ें होगी। बट रीज़न एक ही रहेगा कि आपने रिस्क मैनेज नहीं की।
फ्यूचर्स में रिस्क मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर आपके पास एक अच्छा खासा साइजेबल ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। सो अगर ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, फ्यूचर्स में ट्रेड मत करो, स्टॉक्स में ट्रेड मत करो। चलो एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक हैमर का ट्रेड देखते हैं। लेट्स से रिलायंस, अशोक लेलैंड। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा है, ये यहाँ पे हैमर है, राइट। कितना है ये है 8.75 पॉइंट्स। ओके, मतलब आपका स्टॉप लॉस अगर आप हैमर के टॉप से लेकर तो बॉटम तक, हैमर के लो तक अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे 8.75 पॉइंट्स इतना आता है। और अशोक लेलैंड का अगर मैं लॉट साइज देखता हूँ तो वो है 2500। ओके, 2500 शेयर्स। सो 2500 शेयर्स इंटू 8.75, मतलब अगेन रिस्क कितना हुआ देखो, 22,000 रुपये रिस्क हुआ। सो इसीलिए एटलीस्ट 10 लाख रुपए आपका ट्रेडिंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये समझ में आ गया। सो ये एक ड्रॉबैक था, एक नुकसान है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम फ्यूचर्स में ट्रेड करने का ये है कि फ्यूचर्स में आप सिर्फ तभी ट्रेड कर सकते हो जब आपको वो ट्रेड एक छोटे से लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में लेने हैं। इंडिया में फ्यूचर्स अवेलेबल है सिर्फ कुछ 220-222 स्टॉक्स के लिए। तो अगर आप जब भी आपको उन 220-222 स्टॉक्स में ट्रेड करना है, एफएनओ के स्टॉक्स, सिर्फ तभी आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा इंडाइसेस में और फिर कमोडिटीज़ में और करेंसीज में कर सकते हो। उसके बाहर आप फ्यूचर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप उनमें ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। सो जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करते हो तो आपका जो पूरा ट्रेडेबल यूनिवर्स है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, वो पूरा ट्रेडेबल यूनिवर्स ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे। और उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होता है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ कि क्योंकि 200 स्टॉक्स में ही आपको लेट्स से एंट्री ढूंढनी है। लेट्स से वो 220-230 स्टॉक्स प्लस आपके इंडाइसेस पकड़ लो, ये सब मिला के उतनी ही यूनिवर्स है। तो उसमें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी होती है तभी भी आप ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश करते हो, और उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होता है, उसकी वजह से गलत सेटअप फॉलो होता है, उसकी वजह से बहुत सारे रूल्स के साथ खिलवाड़ होता है। सेटअप नहीं बन रहा है फिर भी आप खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि हाँ सेटअप है, और फिर आप जाके फ्यूचर में एंट्री ले लेते हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम आता है जब आप सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बारे में सोचते हो। सो देखो इतने सारे एडवांटेजेस है और कुछ बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी है। फिर बात आती है कि फाइनली फ्यूचर्स में ट्रेड करना कब चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा रूल है, सबसे बेसिक सबसे पहला रूल ये कि जब तक आपके पास एटलीस्ट 20 लाख रुपए, ओके, नॉर्मल ट्रेडर्स जो नया नया शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 लाख रुपए अगर आपके ट्रेडिंग का अकाउंट में है तो जाओ फ्यूचर्स ट्राई करो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो मिनिमम 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। और एक बार वो कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई उसके बाद अगर आपको उन स्टॉक्स में एंट्री मिल रही है एज पर अ प्रॉपर सेटअप जिनके फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, वो 222 स्टॉक्स, तब जाके आप फ्यूचर्स में एंट्री ले सकते हो। दैट इज़ इट। उसके अलावा फ्यूचर्स में ट्रेड करना पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बाय द वे बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बात इंडेक्स की आती है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, वो सारे इंडेक्स, सेंसेक्स, बैंकेक्स, उनके भी फ्यूचर्स अवेलेबल है, राइट। वहाँ पे बहुत अच्छा है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। सी इंडाइसेस में आप सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस में ट्रेड करने से कई ज़्यादा बेनिफिशियल, कई ज़्यादा अच्छा है अगर आप ऑप्शन की जगह पे फ्यूचर्स में ट्रेड करो उन इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स की प्राइस उस इंडेक्स के साथ साथ वेरी होती है, राइट। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, समझा है। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा फ्यूचर का प्राइस भी ऊपर जाएगा, इंडेक्स नीचे आएगा फ्यूचर का प्राइस भी नीचे आएगा। ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो बहुत सारी और चीज़ें बीच में आ जाती है। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, टाइम डिके होता है, राइट, थीटा होता है, फिर और बहुत सारे ग्रीक्स भी होते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, वो सारी चीज़ें, वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ना अंडरलाइन की जो प्राइस मूवमेंट होती है वो एक डायरेक्शन में और ऑप्शंस की दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकती है। फ्यूचर्स में वो प्रॉब्लम नहीं आता। सो अगर आपने एक अच्छा सेटअप इंडेक्स में आइडेंटिफाई किया, लेट्स से निफ्टी में आइडेंटिफाई किया, तो वो सेटअप के बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस में एंट्री लोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना इफेक्टिव तब रहेगा जब आप फ्यूचर्स में एंट्री लोगे। और दूसरी चीज़ अगर हमको समझनी ही है, सो लेट्स से ये देखो निफ्टी 50,
ओके, सो निफ्टी 50 का अगर आप फ्यूचर देखोगे ना, ये निफ्टी 50 का फ्यूचर है, लॉट साइज़ बहुत छोटी है, लॉट साइज़ बहुत छोटी है, मतलब 25 ही है। अगले महीने से ये 75 होने वाली है बाय द वे। सो मुझे एक बार खोल के भी देखने दो और आपको भी दिखाने दो। जान की जगह पे अगर हम फेब देखते हैं तो फेब की, हाँ ये देखो, फेब की लॉट साइज 75 हो जाएगी। तो फिर भी 75 ही है। अगर आपका 100 पॉइंट का SLB है, अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है, तो 75 इंटू 100 कितना हुआ? 7,500 रुपये रिस्क। अगर 200 पॉइंट का भी है, और निफ्टी के लिए 200 पॉइंट इज़ ह्यूज, अगर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी है तो वो कितना होता है? 7,500 और 7,500 15,000 रुपये। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ी लिमिटेड रहती है। सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो ये तो अभी हम 75 के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये के आसपास लग रहे हैं। जब सिर्फ 25 का लॉट साइज था तो यहाँ पे हमने देखा था, राइट, ऑलमोस्ट 70,000 के मार्जिन में भी काम हो जा रहा था। मतलब अगर आप सिर्फ इंडेक्स ही ट्रेड करते हो, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऐसे इंडेक्स ही ट्रेड करते हो, तो वो अगर आप फ्यूचर्स में करोगे तो वो आपका ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के कैपिटल में भी मैनेज हो जाएगा। सो दैट इज़ ओके। सो अगर आपको स्टॉक्स ट्रेड करने हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, इंडेक्स ट्रेड करने हैं फ्यूचर्स में तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। उसमें आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, मैनेज हो जाएगा। और इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे फ्यूचर्स यूज़ किए जाते हैं, और वो है हेजिंग के लिए। हेजिंग मतलब क्या? हेजिंग मतलब अगर आपकी ऑलरेडी कोई ओपन पोजीशन है, मतलब लेट्स से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं और आगे जाके आपको लगता है कि ओके, किसी तो इवेंट की वजह से, लेट्स से बजट हो गया, इलेक्शन हो गया, कोई भी वैसा इवेंट जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर उस कंपनी के अर्निंग्स हो गए, ऐसे कोई भी इवेंट जिसकी वजह से उसकी स्टॉक प्राइस गिर सकती है, तो उस गिरावट से बचने के लिए या फिर वो छोटे पीरियड के ड्रॉबैक या ड्रॉडाउन से बचने के लिए आप फ्यूचर यूज़ करके हेज कर सकते हो। ओके, हेजिंग के बारे में वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कभी आराम से किसी और वीडियो में। और वैसे भी आजकल ना हेजिंग के लिए फ्यूचर्स कोई यूज़ नहीं करता। यूजुअली फ्यूचर्स से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है अगर आप सेम हेजिंग ऑप्शंस यूज़ करके करो। सो मैं फ्यूचर्स के साथ हेजिंग करना और ऑप्शंस के साथ हेजिंग करना, ये दोनों चीज़ों के बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसके लिए अगेन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून टू द चैनल, ताकि आपको पता चले जब भी वो वीडियो मैं रिलीज़ करूँ। ओके, सो फ्यूचर का एक और बेनिफिट वो आप हेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये था टोटल कितने एडवांटेजेस है और प्रॉब्लम एरिया या फिर नुकसान है फ्यूचर्स में ट्रेड करने के एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स में डायरेक्टली ट्रेड करना या फिर कैश में ट्रेड करना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया, अगर अच्छा लगा, तो अगेन एक चीज़ करनी है, गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शंस, इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि ये वीडियो सही में अच्छे हैं या नहीं है। और अगर हमको कुछ इम्प्रूव करना है, मुझे पर्सनली कुछ इम्प्रूव करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, सिर्फ ये समझ के कि सही में कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स, आपके थॉट्स हमको ज़रूर बताओ कमेंट्स में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो बचे हुए टॉपिक पे चलते हैं। अभी एडवांटेजेस के बारे में बात हो गई, डिसएडवांटेजेस के बारे में, नुकसान के बारे में भी बात हो गई। अब फाइनली बात आती है कि अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना ही है तो वो करना कैसे है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर्स मूव होते हैं अंडरलाइंग के प्राइस की वजह से, राइट। एक सिंपल एग्जांपल अगर दूँ तो जैसे हमने गोल्ड के बारे में अगर हमने बात की, अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है, ओके, आपके पास सोने के कुछ गहने हैं, और अगर आपको डिसाइड करना है कि वो गहने मैं बेचूं या नहीं बेचूं, तो वो डिसाइड करने के लिए आप क्या देखते हो? आप वो गहनों की प्राइस देखते हो या फिर गोल्ड की प्राइस देखते हो? आप डेफिनेटली गोल्ड की प्राइस देखोगे, राइट। अगर गोल्ड की प्राइस आपको समझ में आ गई, अगर आपको लगा कि ओके गोल्ड की प्राइस अभी थोड़ा हायर लेवल पे है, तब आप डिसाइड करोगे कि हाँ, मैं सोने के गहने अगर वो बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। सोने के गहनों की खुद की कोई प्राइस नहीं होती, उसकी प्राइस डिराइव होती है गोल्ड की वजह से, गोल्ड के प्राइस की वजह से। और सोना बेचना है या नहीं बेचना है वो हम सोने की प्राइस देख के डिसाइड करते हैं। सेम वे जब आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तब आपको फ्यूचर्स का चार्ट देख के कोई फ़ायदा नहीं होता, कि फ्यूचर का चार्ट बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है, और फ्यूचर की प्राइस क्योंकि उस स्टॉक की प्राइस की वजह से आती है, उससे डिराइव होती है, इसीलिए जो भी मूवमेंट आपको देखनी है, जो भी सेटअप्स आपको देखनी है, जो भी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करने हैं, वो सब कुछ आपने आइडियली डिसाइड करना चाहिए
स्पॉट का चार्ट देख के, ना कि फ्यूचर्स का चार्ट देख के। सो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स का चार्ट नहीं देखना है, स्पॉट का चार्ट देखना है। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं कि वो करना कैसे है। अभी हम एक हैमर की बात कर रहे थे, राइट, अशोक लेलैंड। ओके, सो ये अशोक लेलैंड में ये एक हैमर बना था, ये आपको एक हैमर दिख रहा है। लेट्स से अगर मुझे ये हैमर ट्रेड करना है, लेकिन मुझे वो स्पॉट में नहीं फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो फिर भी मैं क्या करूँगा, आइडियली करना ये है, आपने भी करना ये चाहिए कि ये हैमर को आपको स्पॉट में मार्क करना है। ओके, और स्पॉट में अगर हम देखेंगे ये पर्टिकुलर हैमर, तो हमारा एंट्री कहाँ पे रहेगा इस हैमर का, हमारा एंट्री रहेगा, ये हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, राइट। तो समवेयर यहाँ पे ये हमारी एंट्री रहेगी, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लो के थोड़ा सा नीचे, राइट। सो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमको करना ये है कि हमको ये हमारी एंट्री देखनी है अगेन स्पॉट में ही, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे मूव होके इस एंट्री लाइन के पास आती है, उसको टच करती है, उसको क्रॉस करती है, जैसे ही उस लेवल पे आती है वैसे ही हमको एंट्री लेनी है। लेकिन एंट्री लेने के लिए ऑर्डर कहाँ प्लेस करनी है, ऑर्डर प्लेस करनी है फ्यूचर्स में जाके। ये अशोक लेलैंड का फ्यूचर है। सो हम यहाँ पे इस दिन, अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पे वो एंट्री है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, क्योंकि प्राइस अलग मूव करती है, राइट, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। सो वो भी हम कैसे पता करेंगे, लेट्स से हम देखते हैं ये कौन सा डे था, दिस वाज 5 नवंबर 2024। सो हम इसको 1 मिनट में लेके जाते हैं और हम 5 नवंबर पे चलते हैं। गो टू दिसंबर, नवंबर, 5 नवंबर, गो टू 5 नवंबर। ओके, सो ये हमारा 5 नवंबर का चार्ट है। सो आप देखो इस लाइन को, ये हमारी जो एंट्री लाइन है, वाइट कलर्ड लाइन, ये एंट्री लाइन, इसको प्राइस ने कब क्रॉस किया, स्पॉट में प्राइस ने क्रॉस किया 13:44 को, 1:44 पे। सो ये टाइम अभी हम वापस जाके ट्रैक करते हैं फ्यूचर्स में, और फ्यूचर को भी हम देखते हैं 1 मिनट में, और सेम डेट पे चलते हैं कि 5 नवंबर गो टू। सो ये है 5 नवंबर, और 5 नवंबर को मुझे किस टाइम पे देखना है, 1:44। तो चलो 1:44 पे चलते हैं, 1:44। सो ये वो कैंडल है जहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ओके, चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं, लेट्स से समवेयर हियर। ओके, ये वो कैंडल है जहाँ पे आपकी एंट्री होगी। और अगर हम अभी डेली पे जाके देखते हैं, तो ये देखो फ्यूचर में, स्पॉट में क्या हुआ था, स्पॉट ने इस टाइम तक 1:44 तक ऑलरेडी स्पॉट में जो प्राइस है वो हमारे एंट्री प्राइस तक पहुंच गई थी, वो हैमर के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चली गई थी, लेकिन फ्यूचर्स में नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा फ्यूचर में, जैसे हमने बात की थी, फ्यूचर में हमेशा थोड़ा बहुत प्रीमियम या थोड़ा बहुत डिस्काउंट बिल्डअप होते रहता है। सो यहाँ पे तभी ये फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा था। सो मैं फ्यूचर में वेट नहीं करूँगा कि ये हाई कब ब्रेक होगा, जैसे ही हैमर का हाई या फिर किसी भी सेटअप की एंट्री जैसे ही मुझे स्पॉट में मिलती है, सेम टाइम पे आपको फ्यूचर में एंट्री ले लेनी है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, अगेन अगर हम स्पॉट पे वापस चलते हैं, तो अगर यहाँ पे कभी स्टॉप लॉस की बात आती है, जब भी इस स्टॉप लॉस लाइन के नीचे प्राइस जाती है, जब भी वहाँ पे टच करती है, तो फ्यूचर में प्राइस कुछ भी चल रही है, आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है। और ये एंट्री और एग्जिट अगेन स्पॉट के बेसिस पे क्यों लेना है, इसका एक और रीज़न क्या है बताएं। जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट बिल्डअप होता है फ्यूचर्स में, लेट्स से ये 210 पे चल रहा है और लेट्स से फ्यूचर 209 पे ही चल रहा होगा या 208 पे ही चल रहा होगा। ओके, लेकिन जब भी ट्रेडिंग सेशन खत्म होता है, पोस्ट मार्केट सेशन के बाद फ्यूचर की प्राइस वापस से एक बार रिकैलकुलेट होती है, और हो सकता है नेक्स्ट डे जब आप देखो तो प्राइस ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर या नीचे जा चुकी होगी। उन चीज़ों से बचने के लिए ये प्रीमियम और डिस्काउंट भी चेंज होता है आफ्टर दैट डेज ट्रेडिंग सेशन। उन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा फ्यूचर के प्राइस का वेट मत करो। फ्यूचर की प्राइस कब मूव होगी, कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, उसका वेट मत करो। स्पॉट में देखो, अगर आपको स्पॉट में एंट्री मिल रही है, ऑर्डर प्लेस करो फ्यूचर में। अगर स्पॉट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और एग्जिट करो फ्यूचर में से। अगर स्पॉट में आपका टारगेट हिट हो गया, अगर आपका टारगेट रीच हो गया, तो आप फ्यूचर के ट्रेड में से बाहर आ जाओ। दैट इज़ हाउ यू ट्रेड फ्यूचर्स। वैसे फ्यूचर्स को ट्रेड किया जाता है। अगर आप फ्यूचर के चार्ट पे ही डिपेंड करोगे, तो बहुत बार ऐसे होगा कि स्पॉट में एंट्री मिल गई, पूरा मूव आ गया, लेकिन आप फ्यूचर में बैठे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बिल्ड हो गया है।
वो सारी चीज़ों का वेट नहीं करना चाहिए। स्पॉट में देखो एंट्री है तो फ्यूचर्स में एंट्री लो, स्पॉट में देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फ्यूचर में से एग्जिट कर लो, स्पॉट में देखो टारगेट हिट हो गया, फ्यूचर में से प्रॉफिट बुक कर लो। दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। आई होप ये भी क्लियर हो गया, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया। और फिर इसके बाद एक फाइनल पॉइंट, एक लास्ट चीज़ आती है कि फ्यूचर्स की जैसे हमने देखा फ्यूचर्स हमेशा 3 अलग अलग फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं, राइट, हर स्टॉक के लिए, हर इंडेक्स के लिए भी। वो कौन से होते हैं? करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। मतलब इस महीने के जनवरी के एक फ्यूचर रहेगा फरवरी का भी और एक फ्यूचर रहेगा मार्च का भी। सो अगला क्वेश्चन ये है कि ये 3 में से कौन सा फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, राइट। देखो इंडिया में अगेन फ्यूचर्स में स्पेशली अगर हम स्टॉक्स के फ्यूचर्स की बात करेंगे ना, तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी अभी भी नहीं है। जो भी मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है वो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में ही होती है, करंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही होती है। इवन इंडेक्स के भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे, फ्यूचर्स देखोगे, लेट्स से अगले महीने के और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया अगर उसके अगले महीने के, मतलब अगर मार्च के देखोगे तो आपको बहुत कम लिक्विडिटी मिलेगी। सो आइडियली सबसे अच्छा होता है अगर आप करंट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड करो। लेकिन वो भी फाइनली डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिडिक्शन है उस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में, कि आपका टारगेट कब हिट होगा। अगर आपको लगता है कि टारगेट हिट 8-10 दिन में होगा और अभी आप एक्सपायरी से 15 दिन पहले बैठे हो, तो डेफिनेटली करंट मंथ ही ट्रेड करो। लेकिन अगर आप इस महीने में बैठे हो, फॉर एग्जांपल अभी 20 तारीख है, ओके, टुडे इज 20th जब मैं शूट कर रहा हूँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 30 तारीख को। सो सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। अगर मुझे अभी से ये पता है कि 10 दिन में तो मुझे टारगेट मिलेगा नहीं, हो सकता है मुझे 15 दिन लगेगा या 20 दिन लगे, तो फिर मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं जाके जनवरी की जगह पे फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करूँ, फरवरी का फ्यूचर ट्रेड करूँ। क्यों? क्योंकि मेरी टारगेट मीट होने की एक्सपेक्टेशन ही उतनी है। बट हाँ, इसमें एक और चीज़ बहुत ध्यान में रखो। अगर आपने करंट मंथ ट्रेड किया और अगर आपको उस करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक आपका टारगेट हिट नहीं हुआ या फिर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और आपको पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, तो फिर आपको उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। और जब आपको रोल ओवर करना पड़ता है, मतलब जो पोजीशन में आप हो, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल, उसको बेच के इमीडिएटली अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको वापस खरीदना पड़ेगा, जिस किसी भी प्राइस पे वो मिल रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना श्रिंकेज भी जाता है, क्योंकि हो सकता है इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट से 2-4 रुपये या फिर मे बी 0.01%, 0.02% महंगा मिले, और साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेंगे, क्योंकि आपको अगेन इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेचना पड़ेगा, उसके चार्जेस लगेंगे, अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा, उसके चार्जेस लगेंगे। सो ये एक ड्रॉबैक है रोल ओवर करने का। लेकिन अगर और थोड़ा डिटेल में सोचोगे, अगर आपने डायरेक्टली अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने बोला लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस उनमें का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो। इसीलिए जो आइडियली आपको लेट से 1200 रुपये का मिलना चाहिए, वो अगर आप और थोड़ा आगे जाके अगले महीने का या उसके अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो 1200 की जगह पे वो 1205 रुपये या 1207 रुपये का मिले। सो दोनों के कुछ प्लसेस है, कुछ माइनसेस है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लिक्विडिटी, ये दोनों चीज़ें देख के, प्लस आपको वो पोजीशन एग्जिट कब देगी इन टर्म्स ऑफ टारगेट या स्टॉप लॉस, वो कितना ड्यूरेशन है, वो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस महीने की एक्सपायरी ट्रेड करनी है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ, यानी जो तीसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो। सो वो हो गया फ्यूचर्स को ट्रेड करने के बारे में, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। वाओ, दिस वाज ग्रेट। सो 3 एपिसोड मिलके, 3 वीडियोस मिलके हमने फ्यूचर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया। एटलीस्ट मुझे जितना लगता है कि आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी। आई होप आपको फ्यूचर्स के बारे में अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ गई, सारे जो आपके डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो गए तो यू आर वेलकम, जाके कमेंट में डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बताओ। अगर सारे क्वेश्चंस मिला के एक और एपिसोड बनता है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा एक और एपिसोड, एक और वीडियो फ्यूचर्स पे लेके आऊँ, जिसमें हम सारे जो बचे हुए डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, अगेन गो एंड हिट दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please go ahead and subscribe to the channel. It helps, it motivates us
ऐसे ही वीडियोस, ऐसी ही नई नई सीरीज़ आपके लिए लेके आने की। हमने इन्वेस्टिंग के बारे में भी एक वीडियो डाला था लास्ट वीक, सो वो सीरीज़ भी शुरू रहेगी। फ्यूचर्स की सीरीज़ तो बेसिक्स वाली सीरीज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे ही करेंगे, बट साथ में हम इन्वेस्टिंग की सीरीज़ भी कंटिन्यू रखेंगे। सो मिलते हैं इन्वेस्टिंग सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंक्लीरी एकेडमी, साइनिंग ऑफ।